तो दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट को लेके भारत एक्सपोर्ट मार्केट में अपना कदम उतारने का तैयारी कर रहा है। एक तरफ जहां पे तेजस एयरक्राफ्ट को लेके कई सारे देशों के द्वारा इंटरेस्ट दिखाया गया है और कई सारे देश भारत से इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके चर्चा कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्ट के सामने अगर कोई एक एयरक्राफ्ट सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो है साउथ कोरिया के FA-50 गोल्डन ईगल एयरक्राफ्ट। हाल ही में मलेशिया के टेंडर में FA-50 एयरक्राफ्टों ने बाजी तो मारा है, लेकिन वहीं पे एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेके अब बड़ा सवाल बना हुआ है। पर दोस्तों अब रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि साउथ कोरिया के ये जो तेजस एयरक्राफ्ट को चैलेंज करने वाला एयरक्राफ्ट है ये तो मुश्किल में है ही, साथ ही साथ साउथ कोरिया के जो KF-21 बॉर्मेर जैसे नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है ये भी अब मुश्किल में फंस गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि तेजस एयरक्राफ्ट को चैलेंज करने वाले एयरक्राफ्टों के सामने अब क्या चुनौती आया और किस तरीके से ये एयरक्राफ्ट मुश्किल से घिर गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों FA-50 फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के बाद या फिर कहे तो अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर बनाने के बाद साउथ कोरिया के कंपनी कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में KF-21 बॉर्मेर एयरक्राफ्टों को डिजाइन और डेवलप किया गया। हाल ही में इन एयरक्राफ्टों का जहां पे रोल आउट सेरेमनी को अंजाम दिया गया, तो वहीं पे दोस्तों रोल आउट के बाद खबर ये भी है कि इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को भी साउथ कोरिया के द्वारा अंजाम दिया जा चुका है। पर अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया जिन एयरक्राफ्टों को बनाने का काम कर रहा था या फिर कहे तो टेस्ट का काम कर रहा था, उन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में साउथ कोरिया के सामने एक बहुत बड़ा बाधा आ गया है। बाधा बेसिकली एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट पार्टनरों के तरफ से आ रहा है। हालांकि दोस्तों साउथ कोरिया के सामने खाली KF-21 ही बड़ा चैलेंज नहीं बना हुआ है, बल्कि साउथ कोरिया के जो FA-50 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये भी साउथ कोरिया का टेंशन बढ़ाते जा रहा है। एक तरफ जहां पे एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को लेके साउथ कोरिया को सफलता मिल रहा है और कई सारे देश साउथ कोरिया से इन एयरक्राफ्टों को खरीद रहा है, तो वहीं पे जिन देशों के द्वारा अब तक खरीदा गया है उनके द्वारा एयरक्राफ्टों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। हाल ही में खबर आया था कि फिलीपीन के एयरफोर्स के बेड़े के जो कुछ FA-50 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये संपूर्ण रूप से ग्राउंडेड हो गया। और खाली दोस्तों ये खबर ही नहीं है, बल्कि फिलीपीन की तरफ से भी इसे कंफर्म करते हुए बताया गया है कि फिलीपीन के बेड़े के जो FA-50 फाइटर एयरक्राफ्ट है वो स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के कारण ग्राउंडेड है। दोस्तों FA-50 एयरक्राफ्ट को जहां पे इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट मतलब तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों के चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं पे साउथ कोरिया के जो KF-21 बॉर्मेर एयरक्राफ्ट है इसे इंडिया के तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के काउंटर के रूप में अभी से ही देखा जा रहा है, क्योंकि भारत जहां पे अपने एयरक्राफ्टों को भी एक्सपोर्ट मार्केट में उतार सकता है, तो वहीं पे साउथ कोरिया डेवलपमेंट के दरमियान ही इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में उतारने का खुलासा कर चुका है। हालांकि इसके अलावा KF-21 एयरक्राफ्टों को साउथ कोरिया के तरफ से नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के रूप में अभी से ही देखा जा रहा है और हाल ही में साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी जानकारी देते हुए बताया गया था कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये भविष्य में नॉर्थ कोरिया के थ्रेट को काउंटर करने के लिए प्रमुख बिंदु होगा। तो सबके जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ कोरिया के एरोस्पेस इंडस्ट्री मतलब कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलप करने का बात कहा जाता है और रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि एयरक्राफ्टों के मीडियम फ्लाइट मतलब फर्स्ट फ्लाइट को जुलाई महीने में अंजाम दिया गया था। पर दोस्तों इतने बड़े अचीवमेंट के लिए किसी भी तरीके का कोई भी सेरेमनी को आयोजित नहीं किया गया, जिस वजह से कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि यह असल में इस कारण से हुआ क्योंकि साउथ कोरिया को डाउट था कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसके फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया की तरफ से कम ऐसे 5 प्रोटोटाइपों को निर्माण करने का इरादा रखा जा रहा है और इन सभी को टेस्ट के काम में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के जो काम है या फिर कहे तो डेवलपमेंट फ्लाइट है इसे साल 2026 तक अंजाम देने का भी इरादा रखा जा रहा है और इस दरमियान इन सभी एयरक्राफ्टों को मिलाकर करीबन 2000 फ्लाइट्स को अंजाम दिया जाना है। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से बेसिकली इन एयरक्राफ्टों को इसलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि अपने बेड़े के पुराने हो चुके F-4 और F-5 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जा सके। वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों को कई तरीके के कंपोनेंटों के साथ डेवलप करने का जहां पे बात किया जा रहा है, तो वहीं पे यह भी खबर है कि कोरिया इन एयरक्राफ्टों के एक नेवल वर्जन को भी तैयार कर सकता है। इसका इस्तेमाल कोरिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर करेगा। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर फिलहाल कोरिया की तरफ से कोई सुनिश्चित बात को नहीं कहा गया है और कुछ जगहों में यही बताया जा रहा है कि शायद कोरिया की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर से पहले सबमरीन को तरजीह दिया जाए और एयरक्राफ्ट कैरियर का डेवलपमेंट को शायद आगे ना बढ़ाया जाए। हालांकि दोस्तों इसके अलावा खबर यह भी है कि कोरिया की तरफ से जब एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया गया था तब एयरक्राफ्टों को सबसोनिक रफ्तार में ही उड़ान भराया गया और एयरक्राफ्टों के सुपरसोनिक रफ्तार को हासिल करने के लिए शायद कुछ और साल का इंतजार करना पड़े। पर यह केवल मात्र एयरक्राफ्टों का एक चैलेंज नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्टों के सामने अब बताया जा रहा है कि कई तरीके के ऐसे चैलेंज है जिससे उभर पाना कोरिया के या फिर कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए काफी मुश्किल बन सकता है। दोस्तों साउथ कोरिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने को लेके जो डेवलपमेंट पार्टनर को चुना गया है उनमें अमेरिकी कंपनी तो शामिल है ही, साथ में एयरक्राफ्टों के एक बड़ा पार्टनर है इंडोनेशिया। बेसिकली यहाँ पे दोस्तों इंडोनेशिया एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया को साउथ कोरिया के द्वारा एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा। रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि
एयरक्राफ्टों के डेमोन्स्ट्रेशन के दरमियान इंडोनेशिया के अधिकारी भी प्रेजेंट थे। जबकि दोस्तों इंडोनेशिया के पार्टिसिपेशन को लेके सबसे बड़ा सवाल इसीलिए बना हुआ है क्योंकि इंडोनेशिया की तरफ से जो पेमेंट है उसे लेके कई बार कई तरीके के इशू रेस किया जा चुका है। एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में असल में देखा जाए तो इंडोनेशिया 20% डेवलपमेंट कॉस्ट को बेयर करेगा, जबकि टोटल कॉस्ट में ये करीबन 30% शेयर को अपने हाथ रखेगा। वहीं पे दोस्तों दोनों देशों के बीच में नॉन पेमेंट को लेके काफी लंबे समय तक एग्रीमेंट अटका हुआ था, लेकिन आखिरकार नॉन पेमेंट इशू को खत्म करते हुए दोनों देशों की तरफ से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि इंडोनेशिया के इन्वॉल्वमेंट के कारण साउथ कोरिया की तरफ से एयरक्राफ्टों के 2 प्रोटोटाइप या फिर कहते हो प्रोटोटाइप को इंडोनेशिया को भी हैंडओवर करना है, जो इंडोनेशिया की तरफ से भी टेस्ट किया जाएगा। हालांकि दोस्तों अब खबर में बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया की तरफ से फिर से एक बार पेमेंट को लेकर इशू रेस किया गया है और बताया यह भी जा रहा है कि इंडोनेशिया असल में पेमेंट को पाम ऑयल के थ्रू करना चाहता है, जो कि साउथ कोरिया के इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर बन सकता है, क्योंकि अगर साउथ कोरिया के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से इसे अप्रूवल नहीं दिया जाता है तो ये संपूर्ण एयरक्राफ्ट के जो प्रोजेक्ट है या फिर कहे तो इंडोनेशिया के साथ जो पार्टनरशिप है उसे ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों पेमेंट दोनों देशों के बीच में जहां पे इशू बना हुआ है तो वहीं पे दोनों देशों के अधिकारियों की तरफ से पेमेंट को लेकर अलग अलग तरीके का बयान दिया जा रहा है, जहां पे इंडोनेशिया का कहना है कि नवंबर 2021 में जब इसे लेके चर्चा हुआ था तब टाइमलाइन का कोई जिक्र नहीं हुआ था, जबकि साउथ कोरिया का संपूर्ण अलग कहना है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जुलाई महीने में खबर आया था कि करीब करीब $557 मिलियन के कंट्रीब्यूशन किया जाना था, लेकिन इंडोनेशिया की तरफ से अब तक ये साफ नहीं किया गया है कि कंट्रीब्यूशन को क्यों ओवरड्यू किया जा रहा है। अब दोस्तों ये KF-21 एयरक्राफ्टों के लिए ही केवल मात्र चैलेंज नहीं है, बल्कि संपूर्ण साउथ कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि साउथ कोरिया इन एयरक्राफ्टों को इंडोनेशिया के अलावा साउथ ईस्ट एशिया के अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट करना चाहता था। ऐसे में एयरक्राफ्टों के अगर पहले एक्सपोर्ट या फिर कहे तो डेवलपमेंट पार्टनर को लेके ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो ये आने वाले समय में और भी चुनौतियों का कारण बन सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में इंडोनेशिया के डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर के विजिट के दरमियान करीबन 37 इंडोनेशियन इंजीनियर भी कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के एक विजिट में थे, जहां पे जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके चर्चा हुआ था। हालांकि यहाँ पे बताया जाता है कि इंडोनेशिया के भी करीबन 100 वर्करों का भी पार्टिसिपेशन होना है। मतलब साउथ कोरिया के जो KF-21 बॉर्मेर एयरक्राफ्ट है या फिर कहे तो KFX IFX एयरक्राफ्ट है, इसमें करीबन 100 इंडोनेशियन वर्करों को भी शामिल करवाना है, जो कि दोनों देशों के जॉइंट डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत होगा। इंडोनेशिया की तरफ से लगातार साउथ कोरिया को इंडोनेशियन अधिकारियों के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने को लेकर जहां पे बात किया जा रहा है तो वहीं पे दोस्तों संभावित ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिस कारण इंडोनेशिया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से अपने आप को पीछे रख रहा है। जबकि वहीं पे अगर देखा जाए तो KF-21 एयरक्राफ्टों को लेकर अब तक जो कमिटमेंट हुआ है उसके अंतर्गत साउथ कोरिया अपने एयरफोर्स के लिए करीबन 120 ऐसे एयरक्राफ्टों को जहां पे खरीदना चाहता है तो वहीं पे इंडोनेशिया को भी करीबन 50 ऐसे एयरक्राफ्टों को बेचना चाहता है। हालांकि इतने एयरक्राफ्टों को अगर साउथ कोरिया की तरफ से निर्माण करना संभव हो पाता है तो ये एक तरीके से एयरक्राफ्टों के सक्सेस को तो सुनिश्चित करेगा, लेकिन साउथ कोरिया खाली यही पे ही नहीं रुकना चाहता है बल्कि एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को अन्य देशों के अंदर भी बढ़ावा देना चाहता है। दोस्तों KF-21 एयरक्राफ्टों के अगर संपूर्ण डेवलपमेंट को देखा जाए तो इसे आप केवल मात्र साउथ कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के सक्सेस के रूप में नहीं गिन सकते, क्योंकि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में साउथ कोरिया के द्वारा अमेरिकी कंपनियों के भारी मात्रा में मदद लिया गया है। इवन रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि अमेरिकी कंपनियों की तरफ से ही इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट में ज्यादातर मदद किया गया है। मतलब एयरक्राफ्ट का डिजाइन भी संपूर्ण रूप से साउथ कोरियन डिजाइन नहीं है और न ही एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट संपूर्ण रूप से साउथ कोरियन है। एयरक्राफ्टों के रडार से शुरू करके एयरक्राफ्टों के लैंडिंग गियर, एयरक्राफ्टों के इजेक्शन सीट से शुरू करके एयरक्राफ्टों के इंजन सभी इंपोर्टेड है, जबकि साउथ कोरिया की तरफ से इनमें कुछ अपने रडारों को इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है, जबकि वो भी रडार अमेरिकी रडारों के बेस पे ही बनने वाला है। आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि साउथ कोरिया के इन एयरक्राफ्टों में बड़े मात्रा में अमेरिकी हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाना है, जबकि उसके काउंटर पार्ट के रूप में जिन एयरक्राफ्टों को देखा जा रहा है, मतलब भारत के तेजस मार्क 2 हो या फिर AMCA एयरक्राफ्ट, दोनों ही संपूर्ण स्वदेशी डिजाइन और 65 से 75% तक इंडिजीनियस कंपोनेंटों से बन रहा है। हालांकि स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट के बाद इसे भी संपूर्ण रूप से स्वदेशी कर दिया जाएगा, जिसमें कि आप आसानी से कह सकेंगे कि 85% से भी अधिक तब इस एयरक्राफ्ट में इंडिजीनियस कंपोनेंट होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।